तो चलिए आज हम देखेंगे कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही स्मार्टली। कैसे हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। सॉल्व तो करना है, लेकिन ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनको हैंडल करना पड़ता है। चार ऑप्शन होते हैं, चारों सेम होते हैं, चारों करेक्ट होते हैं कभी कभी तो, लेकिन उसमें से भी हमें मोर अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए होता है। तो इसे हमें एक तरह से हैंडल करना पड़ता है कि इसमें से कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे हम इसे कैसे स्मार्ट की तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी, मतलब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एकदम सिंपल, फर्स्ट स्टैंडर्ड का जैसे क्वेश्चन बच्चा सॉल्व करता है वैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल। जब भी ये क्वेश्चन आए कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, तो वो होता है आंसर 150 टू 200, 150 से 200 मिलीग्राम पर डीएल। आपको सिर्फ इतना रखना है ध्यान में, 150 से 200। इसमें भी टाइप्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, होते हैं एलडीएल और एचडीएल। एचडीएल नॉर्मली होता है 150 के करीब और एचडीएल 50। तो दोनों मिलकर कितना हुआ नॉर्मल? 200। लेकिन जब भी रेंज पूछे तो 150 से 200 तक ही लिखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है? बी फॉर बॉल। तो चलिए बढ़ती है, सेकंड सवाल है बिलिरुबिन इज फॉर्म फ्रॉम, मतलब बिलिरुबिन किससे बनता है? तो इसका सीधा सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका सीधा सिंपल आंसर है हेम से बनता है, ऑप्शन ए। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूजुअल साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अ नर्स विल चूज इन एन अडल्ट फॉर जेड ट्रैक टेक्निक। तो नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा साइट है उसमें हम जेड ट्रैक टेक्निक दे सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन 4 है। फर्स्ट, डेल्टॉइड रेक्टल फेमोरिस वेंट्रोग्लूटियल एंड वास्टस लैटरलिस। तो इसका जो आंसर आता है वो होता है वेंट्रोग्लूटियल, सी। तो जरा सा दिमाग लगाइए, सोचिए, डेल्टॉइड में हम दे सकते क्या? मतलब हम डेल्टॉइड को उतना ट्रिक स्क्वीज नहीं कर सकते, ना ही रेक्टस फेमोरिस को कर सकते, ना ही वेट्रस लैटरिस। ये जो वेट्रस लैटरिस होता है ये होते हैं इन्फेंट में। किन में? इन्फेंट बिलो 1 ईयर। देखो यहां पर 2-4 क्वेश्चन हो गए। बीसीजी कहां पर देते हैं? डेल्टॉइड। रूट कैसा होता है? इंट्राडर्मल। और वेंट्रोग्लूटियल, ये वेंट्रोग्लूटियल यहां हम देते हैं जी ट्रैक टेक्निक। तो हम देखेंगे कि जी ट्रैक टेक्निक है क्या। ठीक है, जेड ट्रैक टेक्निक, ठीक है। क्या होता है? सपोज ये अपना मसल है, ठीक है, ये सुपरफिशियल लेयर है, ये अंदर मसल्स वगैरह, ये मसल्स है, ये सबक्यूटेनियस फैट है, ये फैट है सब, ठीक है, सबक्यूटेनियस फैट है, और ये मसल है, ठीक है, ये मसल समझ लो। और ये अंदर बोन वगैरह होगा इधर, ठीक है। ये सपोज ये बोन है, डेंस बोन को क्या बोलते हैं? यहां पर और एक क्वेश्चन होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कैसे बोलते हैं? बोन को। तो ठीक है, तो ये है सबक्यूटेनियस, ये है आईएम, ठीक है। तो हमें इंजेक्शन देता है आईएम में ही देना है, लेकिन जैसे हम नॉर्मल जो इंजेक्शन होता है वो होता है 90 डिग्री में,
तो ये होगा स्किन, इसको ये पैरेलल हो गया 90, ठीक है। ये गया आईएम, ये आईएम की साइट है। लेकिन इसमें क्या करते हैं जेड ट्रैक में, देना तो हमें यही है, इसी में आईएम में ही, ठीक है। ये सब कटनेस है, ये आईएम में पकड़ दे, ठीक है। तो इंजेक्शन तो हमें यही देना है, आईएम में ही देना है। ये होगा 90 डिग्री का कोण, आईएम इंजेक्शन के लिए जरूरी है। कोई भी दे दो आईएम, 90 डिग्री चाहिए ही चाहिए। तो जेड टेक्निक में क्या होता है, जेड ट्रैक टेक्निक में हमें देना तो यही है, लेकिन जो स्किन है उसको हम स्क्वीज करते हैं। सपोज ये मेरा हैंड है और मुझे इंजेक्शन देना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसा स्क्वीज करूंगा, स्क्वीज कर से क्या होता है, ये जो सुपरफिशियल लेयर है ये ऐसी डाइवर्ट होती है, इस जगह से दूसरी जगह जाती है। और जब हम आईएम देते हैं, ठीक है, और जब सिरिंज हम निकालते हैं तो जो हम तो स्किन है छोड़ देते हैं, तो फिर से वो नॉन रिटेन अपनी जगह पे आ जाती है। तो इससे क्या होता है, जो भी मतलब ये जो हमने फ्लूइड छोड़ा है यहाँ पे आईएम पे, वो रिटर्न नहीं जाता। फर्स्ट इसका बेनिफिट क्या है और यूजेस क्या है, इट अलाउ टू रिटेन इन अ आईएम, ओके, इंट्रामस्कुलर रूट में ये रिटेन रहता है। सेकेंड जो होता है, इसका मेन जो फंक्शन है जिसके लिए हम देते हैं वो होता है, ये स्किन को इरिटेट नहीं करता। ये जो टेक्निक है वो स्किन को इरिटेट नहीं कर पाती, तो इसलिए हम इस बोलते हैं जेड ट्रैक टेक्निक। कोई नहीं, सिंपल वे जो वेंट्रल ग्लूटेल मसल है उसको थोड़ा सा ऐसे स्क्वीज करने का, इंजेक्शन देने का, सिरिंज निकाल लेने का, खत्म। यही है जेड ट्रैक टेक्निक। तो इससे क्या होता है, सिंपली ये स्किन को इरिटेट नहीं करता, तो जहां से हमने होल मारा है, ठीक है, सिरिंज डाली है, वहां से हम निकालते हैं तो फ्लूइड बाहर आने के भी चांसेस होते हैं, और जब बाहर आता है तो ये स्किन को भी इरिटेट कर सकता है। इसलिए हम जेड ट्रैक टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। ये स्पेशली हम एग्जांपल देखा जाए तो आयन जो होता है, आयन का जो आयन होता है वो हम जेड ट्रैक टेक्निक से ही देते हैं मैक्सिमम, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए कि आयन कौन से रूट से देना चाहिए यार, किस तरह से देना चाहिए, और वहां पे ऑप्शन है, ठीक है, वहां पे ऑप्शन है जेड ट्रैक टेक्निक, तो आंख बंद करके आपको यही ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल के पास। तो चलिए देखते हैं चौथा सवाल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशंस आर करेक्ट व्हेन यूजिंग द जेड ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन एक्सेप्ट। जो मैंने पहले जो इंफॉर्मेशन बोली है उसी में से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वहां पे बोला एक्सेप्ट। जब भी एक्सेप्ट आए क्वेश्चन पेपर में, अभी तो ऑनलाइन पेपर हो रहा है, लेकिन पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था, तब आसान था। जब भी ऐसा है तो इसको सर्कल कर दो फर्स्ट, लेकिन अब तो ऑनलाइन है सब, सीबीटी मेथड आ गया, तो हम कर तो नहीं सकते सर्कल, लेकिन ध्यान में रखना एक्सेप्ट है। तो क्या दिया है मैं आपको बताता हूं कि नीचे दिए गए में से जेड ट्रैक टेक्निक कौन सी है, लेकिन एक्सेप्ट दिया है इसके अलावा, ठीक है। तो प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विद अल्कोहल, जरूर है, जरूर करेंगे, क्योंकि आईएम है, कोई भी इंजेक्शन साइट है वहां पे अल्कोहल से प्रिपेयर करना ही होगा, ठीक है, सही बात है। जैसे एक्सेप्ट वगैरह क्वेश्चन आए तो ऐसे ये मेथड यूज करिए, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, कुलिज एनीमिया इज कॉज्ड बाय विच रीजन। तो यहां में कारण पूछा है, रीजन सर्कल कर दीजिए, ठीक है। अब जब आप तो फर्स्ट ऑप्शन है, ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, ओके। सो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, नहीं, विटामिन सी का और एनीमिया का कोई रिलेशन है नहीं है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो हमारा दूसरा भी क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। देखिए आगे भी बहुत हम क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, इसको क्या बोलते हैं, पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। लेकिन हमें क्या पूछा है, कुलिज एनीमिया, तो ये कैसे सही हो सकता है, गलत।
मतलब विटामिन सी भी गलत, विटामिन B12 भी गलत। तो तीसरा कौन सा है? डिफिशियंसी ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बराबर है, यही आंसर है इसका। तीसरा क्या है? डिफिशियंसी ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये सही लग रहा है मुझे। देखिए आगे का भी ऑप्शन देखिए, डिफिशियंसी ऑफ अल्फा चेन, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसमें से अल्फा चेन के बारे में नहीं लिखा था, अल्फा चेन नहीं है। इसका आंसर क्या है? सी, डिफिशियंसी ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये होगा तीसरा क्वेश्चन। अब हम इस चौथा क्वेश्चन लेते हैं, एनीमिया से रिलेटेड। तो जो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये किसके कारण होता है? क्या इसका कॉज, क्या है रीजन? ये होता है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, दैट इज नथिंग बट विटामिन B9। कौन सा? B9, इसको कहते हैं फॉलिक एसिड। और एक फॉलिक एसिड डिफिशियंसी से और एक होता है, और एक डिसीज होता है, उसका नाम होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सच एज स्पाइना बाइफिडा एंड ऑल। ठीक है, तो देखते हैं हम फॉलिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है, इसे B9 कहते हैं। ठीक है, B9 का नाम है फॉलिक एसिड। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, इससे कौन सा डिसीज हो सकता है इसकी डिफिशियंसी से? तो होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और आगे चल के वो भी पूछा जाए कि प्रेगनेंसी में यह कब दिया जाता है। ठीक है, डिफिशियंसी है ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेबी में, तो प्रेगनेंसी में देना चाहिए ना, ये इन्फेंट में है। ठीक है, तो ये हम देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो कब देना होता है ये? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ध्यान रखना, ये कब देना होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली इधर टिक मत करना, इधर। सेकेंड है, यूज अ नीडल दैट इज एटलीस्ट 1 इंच, या बराबर है, चाहिए 1 इंच नीडल। सेकेंड, एस्पिरेट फॉर ब्लड बिफोर इंजेक्शन, ये भी IM इंजेक्शन का ही जरूरी पार्ट है, ये भी करना चाहिए। रब द साइट विगरसली आफ्टर द इंजेक्शन, नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये कभी नहीं करना, याद रखना। जेड ट्रैक जो टेक्निक है इसमें हमको रब नहीं करना। ठीक है, रब नहीं करना, ये बात याद रखना। जब भी MCQ में ऐसी कोई बात आए जेड टेक्निक के रिलेटेड रब करना है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो हमने ये जो मार्क किया है इसे, तो ये तीनों सही है, तो एक्सेप्ट कौन सा? ये। तो आंसर क्या हुआ? डी, आंसर आता है डी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडेटरी हेमोलाइटिक एनीमिया? तो इनमें से कौन सा हेरिडेटरी हेमोलाइटिक एनीमिया है? एप्लास्टिक मीन्स, मतलब एप्लास्टिक में क्या होता है, जो हमारा बोन मैरो है उधर से ही RBCs नहीं बनते, RBC WBC प्लेटलेट्स, ये कोई भी से लिहाज से नहीं बनता एप्लास्टिक में। ठीक है, इसलिए एप्लास्टिक एनीमिया होता है, मतलब बोन मैरो से ही डिफेक्ट है। सेकेंड है मेगालोब्लास्टिक, हमें अभी देखा था, ये B9 की डिफिशियंसी के कारण होता है। B9 मतलब फॉलिक एसिड। थैलेसीमिया, ये क्या है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, डिसीज है, हेरिडिटी डिसीज है, तो यही आंसर है। ठीक है, आगे भी देखते, कभी भी पूरे ऑप्शन पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पर्निशियस एनीमिया, ये किसके कारण होता है? विटामिन B12, इसका नाम क्या है? साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन किसका नाम है? विटामिन B12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नर्स इज टू एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन, हाउ दिस बी टू एडल्ट एंड एडमिनिस्टर्ड? तो ये जो आयरन इंजेक्शन है ये हमें एडल्ट को देना है, तो हमें कैसे देंगे? सबक्यूटेनियस देंगे
इंट्राडर्मल, आईएम और जेड ट्रैक इन ग्लूटियस। तो हमें अभी 2 मिनट पहले हमने डिस्कस किया था, जब भी आयन की बात आए और ऑप्शन हो जेड ट्रैक आईएम, तो हमें इसी पे आंख बंद करके विश्वास करना है, आंख बंद करके। तो ये ऑप्शन कौन सा था? डी। तो हमारा सवाल है, थैलेसीमिया इज अ कंजेनाइटल डिफेक्ट इन बोन्स, न्यूरल डिफेक्ट, ब्लड डिसऑर्डर, मस्कुलर डिफेक्ट। ये तो कोई भी बता सकता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता सकता है। ऑप्शन है सी, ब्लड डिसऑर्डर। मैंने आसान आसान क्वेश्चन भी डाले क्योंकि आपको ये भी रिवाइज होने चाहिए ना। आप डिफिकल्टी करेंगे और आसान नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो हमें सब तरह के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन। चलिए देखते हैं कौन सा है एक्सेप्ट वन। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, जी हाँ ये भी फाउंड होता है। ग्लोब्यूलिन, ये भी होता है। मायोसिन, मायोसिन को देखना पड़ेगा, आगे बढ़ते। फाइब्रिनोजन, जी होता है। तो मायोसिन क्यों नहीं होता? मायोसिन जो होता है ये फाउंड होता है मसल्स में। किसमें? मसल्स में। इसलिए ऑप्शन क्या आता है? सी। एल्ब्यूमिन क्या होता है? एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है, ये भी क्वेश्चन है, ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। इसको ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम होता है एल्ब्यूमिन का। और ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन किस में काम आता है? सबको पता है, किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। The blood contain 90% of water, 80% of bilirubin, 95% of water, 60% of water। इतना ही ऑप्शन है। तो क्या है इसका आंसर? 90% ऑफ वाटर, 80% ऑफ वाटर, 95% और 60%। तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनका जो कंफ्यूजन होगा ये दो ऑप्शन में होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ज्यादातर बच्चे ऑप्शन ए क्लिक करेंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा था 90%, 91% ऑफ वाटर और 91% वाटर इन। वो कहाँ पढ़ा था? वो पढ़ा था प्लाज्मा में। कहाँ पढ़ा था? प्लाज्मा में होता है 91% वाटर और बाकी के 8 to 9% होते हैं प्रोटीन्स, जो हम अभी पढ़े थे। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजिन, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल 80% वाटर नहीं, 80% भी नहीं होता, 95 भी नहीं, तो आंसर ये 60% होता है। तो ब्लड में जो होता है जो अर्थ ब्लड सेल्स और जो प्लाज्मा, इन सब में जो मिलाकर होता है टोटल ब्लड में से, होल ब्लड, ब्लड दिया है मतलब जी हाँ, ब्लड में ही 60% जो वाटर होता है, लेकिन हम हमारे समझ के लिए यहाँ लिखेंगे होल ब्लड में से, मतलब पूरा ब्लड, उसमें प्लाज्मा आ गया, सेल्स आ गया, सब कुछ आ गया, उस पूरे ब्लड में से 60% वाटर होता है। मतलब हमारा जो ब्लड है हम निकाल ले तो उसमें से 60% वाटर ही निकलेगा। ठीक है, अगर प्लाज्मा निकालते हैं तो उसमें से 90 to 91% पानी निकलेगा, वाटर निकलेगा, और सिर्फ 8 to 9% प्रोटीन निकलेगा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो भी ये 8-9% है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। हमेशा याद रखना है, जब भी ह्यूमन बॉडी की बात आए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट, जब भी कोई छोटे बच्चे से ना छोटी चीज जैसे क्रिएटिनिन है बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन जैसे भी थोड़ा भी बढ़ जाए तो एबनॉर्मलिटी आती है, क्या कम हो जाए एबनॉर्मलिटी आती है। उसी तरह अगर ये एल्ब्यूमिन कम होता है तो एनकोटिक प्रेशर कम आने से वहां पे इडिमा, वाटर रिटेंशन हो सकता है। तो ये प्रोटीन में बहुत काम के हो, छोटे मात्रा में, लेकिन काम के बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस कंप्राइज ऑफ ब्लड? RBC, WBC, platelets and plasma, and all of them. Which of these is comprised or composite? यहाँ पर composite चाहिए और constitute of, ये printing mistake है, constitute of। Which of these constitute of? इनमें से कौन सा इसमें समावेश है? नीचे दिए गए
प्लेटलेट्स का है समावेश है ब्लड में, बिल्कुल है। नेक्स्ट है आप डब्ल्यूबीसी, जी हाँ डब्ल्यूबीसी का भी है। बिना डब्ल्यूबीसी कैसे हम फाइट नहीं कर पाएंगे। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन ही क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्वेड करता है जो फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल कुछ भी हो, उसको हम फाइट करने का काम होता है डब्ल्यूबीसी का। फाइटर्स है, फाइटर्स जैसे अपने देश में होता है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसी तरह डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। इनमें से ही होता है, मोनोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे आने वाले टॉपिक में, थ्योरी में। अभी सिर्फ समझ लो कि ये है इनका फंक्शन क्या है, फाइट करना। ये फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, फॉरेन बॉडी से फाइट करता है। और जो प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, जी बिल्कुल, ये प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, सॉरी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा भी ब्लड में आते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं आते। और ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या है, अब मुझे तो आंसर बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, पहले मैं आपको करेक्शन देता हूँ। ये 6.5 टू लेकर 7 है, ये 7.35 टू लेकर 7.45 है, और ये 8, 9 एंड 4.5 टू 5। तो बताइए आंसर क्या हो सकता है। तो हमने पढ़ा था 12th क्लास में, पढ़ा था हमने 12th में, ठीक है, 12th में। कि ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब बेसिक है, बेस है, एसिड नहीं है, बेस है। और बेस का पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7। तो चलिए ग्रेटर देन 7 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये इधर तो 6.5 नहीं, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं आता, फिर 4 यह भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन बचते दो, सी और बी। इनमें से सही आंसर है, इधर देखिए 8 to 9, ये क्या, ये कोई स्लाइटली अल्कलाइन तो नहीं है, हाँ जी नहीं, ये स्लाइटली अल्कलाइन, बहुत अल्कलाइन होगा ये, इससे तो ब्लड डब्ल्यूबीसी ब्लस्ट हो गए, अपने ब्लड सेल्स ब्लस्ट हो जाएंगे, नहीं। तो ऑप्शन आता है बी, ये है स्लाइटली अल्कलाइन, थोड़ा सा, 7 से थोड़ा सा आगे है ना, 7 से, 7 तो न्यूट्रल होता है, 7 से ये 3 है, 7 3.5 टू 7 4.5। तो आंसर आता है बी। पीएच कितना है ह्यूमन ब्लड का, 7.35 टू 4.5। कहाँ पढ़ा था हमने, 12th क्लास में पढ़ा था, ये 12th क्लास में स्लाइटली अल्कलाइन पढ़ा था, ठीक है, याद रखिए क्या क्या पढ़ा था हमने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड इज ए एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन और न्यूट्रल सोल्यूशन। अबे मैंने आपको बोला ये बेसिक है, स्लाइटली अल्कलाइन है, स्लाइटली बेसिक है, तो कई जन क्या करेंगे, ये हार्ड टिक कर देंगे, लेकिन ये नहीं, बेसिक नहीं है ये। देखिए मतलब बेसिक है, स्लाइटली बेसिक है, लेकिन ब्लड क्या है, इन्होंने ब्लड इज पूछा है, क्या है ब्लड, क्या है, ये भी आंसर हो सकता था, मैं नहीं बोल रहा ये गलत है बेसिक सॉल्यूशन, लेकिन आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं, उनमें से एक चुनना है ना। तो देखिए एसिडिक सॉल्यूशन, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, एसिड हो ही नहीं सकता, एसिडिक हो ही नहीं सकता ब्लड। न्यूट्रल, जी नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल भी नहीं हो सकता ये। तो बेसिक, जी हाँ बेसिक है ब्लड। देखिए बफर हमने फिर से चाहिए, अब चाहिए 11th के केमिस्ट्री में, 11th के केमिस्ट्री में हम बफर चैप्टर, बफर एक टॉपिक सुना था, तो वहां पे हम पढ़े थे बफर के बारे में। तो वहां पे ब्लड भी एक बफर है, बफर क्या करता है, कंपेंसेट करता है, ठीक है। जैसे ही बॉडी में एसिड लेवल बढ़ेगा, वैसे ये बफर मैकेनिज्म क्या करता है, बेस उसको कंपेंसेट करने के लिए बेस को बढ़ाता है, ठीक है। और जैसे बेस बढ़ता है ये इक्वल हो जाता है, ठीक है, टोटल इक्वल नहीं, लेकिन एक इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाता है। तो ब्लड को हम क्या करेंगे, एक बफर सॉल्यूशन है, ये बफर करता है, ज्यादा एसिड हो रहा है बॉडी में, एसिडिक हो रही है बॉडी, तो बेस में कन्वर्ट करता है, बेस हो रहा है थोड़ा एसिड बढ़ाता है, तो ये ब्लड क्या है, बफर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन हम ऑप्शन नहीं क्लिक करेंगे, हमारा सही ऑप्शन होगा बफर सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 14 क्वेश्चन जो है, हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट प्रोटेक्ट एंड इंडिविजुअल इन, ठीक है, देखते हैं
हर्ड इम्यूनिटी आपको मतलब ठीक है, पहले आपको हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बता देता हूँ। जो हर्ड इम्यूनिटी क्या है, हर्ड मतलब क्या होता है, ग्रुप। हर्ड का दूसरा से ये क्या है, सिनोनिम्स क्या है, ग्रुप। मतलब ग्रुप में जिसको मतलब इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। मतलब कोई एक डिसीज आ गया, ठीक है, तो उसके बारे में मतलब 1/3 कम्युनिटी को इन्फेक्शन हो गया समझो, उनको इम्यूनिटी आ गई, उनको इम्यूनिटी आ गई, 1/3 जो है गए उनको इम्यूनिटी आ गई अब, ठीक है, या हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, उससे ज़्यादा भी लोगों को इम्यूनिटी आ गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी। ज़्यादा लोगों को उस ग्रुप में इम्यूनिटी आ गए, तो किस किस में आ सकती है, ठीक है, देखते हैं। पोलियोमाइलाइटिस में, हाँ जी बिल्कुल आ सकती है। टिटेनस में, देखते हैं पहले आगे का ऑप्शन देखते हैं, डिप्थीरिया और स्मॉल पॉक्स। तो इसका राइट आंसर है टिटेनस। स्मॉल पॉक्स में देखिए ये कम्युनिकेबल डिसीज है, इससे ये स्प्रेड होता है लोगों से, तो इससे लोगों को जल्दी से हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है और ये लॉन्ग टर्म है। डिप्थेरिया से भी हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है, पोलोमाइलाइटिस से भी आ सकती है, लेकिन टिटेनस से नहीं आ सकती। कि टिटेनस कहाँ से भी, ये टिटेनस वायरस जो है ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, ये रस्ट में प्रेजेंट होता है, कहाँ भी, इससे हर्ड इम्यूनिटी आना इम्पॉसिबल है, ये कोई कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। उसका आंसर क्या है, डी, टिटेनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी प्लेटलेट ड्रग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चे को आएगा, बच्चे को, 2 साल के बच्चे को भी आएगा ये क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूं आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। डिगॉक्सिन, कोई संबंध नहीं भाई, कोई संबंध नहीं इस बात का, ठीक है। डिगॉक्सिन का कोई यहां से रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। एस्पिरिन, जी हाँ हो सकता है, लेकिन आगे आगे स्ट्रेप्टोकाइनेस और डोपामाइन, डोबीटामाइन। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बराबर ही, बिल्कुल या बिल्कुल नहीं है, ये है डोपामाइन, डोबीटामाइन और डिगॉक्सिन। इनका प्लेटलेट से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं आता। फिर आता है एस्पिरिन और स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये एस्पिरिन भी लगभग ये ब्लड को पतला करने में काम करता है, और जो एंटी प्लेटलेट ड्रग है खासकर वो होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Rise in an existing antibody level in response to irrelevant stimulus is called anaphylactic reaction, anamnestic reaction, agglutination reaction, and precipitation reaction. क्या हो सकता है, कहना मतलब क्वेश्चन को देखिए पहले। Rise in an existing antibody level in response to irrelevant stimulus, मतलब बॉडी में एंटीबॉडीज बढ़ रहे हैं, कोई तो स्टिमुलस है, कोई तो उसका शत्रु है, वो आने के बाद में उसका एंटीबॉडी बन रही है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है। जैसे ये समझ लो ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, यहां से कोई इन्वेड करता है, कोई फॉरेन बॉडी इन्वेड करती है, ठीक है। तो जैसे इन्वेड करती है तो वहां पे कोई तो उसको मारने के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है अंदर, ठीक है, बॉडी अंदर। उसको क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन, वो था एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। इररिलेवेंट स्टिमुलस है ना, रिस्पॉन्स टू इररिलेवेंट स्टिमुलस। और नॉर्मल हम डस्ट भी लेते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं उसमें थोड़ा सा डस्ट आ ही जाता है ना, तो उससे कोई एंटीबॉडी तैयार होना चाहिए क्या बॉडी में, नहीं, लेकिन यहाँ पे होता है, ये होता है एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में। यहाँ हम बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन। हमने बोलते किसी को डस्ट की एलर्जी है, किसी को पोलन की एलर्जी है, किसी को वेट की एलर्जी है, सब कोई भी एलर्जी हो उसमें एनाफिलेक्टिक रिएक्शन काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ल्यूकोपीनिया मीन्स, बहुत आसान क्वेश्चन, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का नहीं है, मुझे तो एलकेजी यूकेजी का क्वेश्चन लग रहा है। अब ये लेना भी थोड़ा मतलब मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन ठीक है, सभी क्वेश्चन लेने चाहिए। Leukopenia means increase WBC count, increase RBC count, decrease WBC count, increase platelets count। मतलब ये ल्यूकोपीनिया ना, ये हमने शायद 11th में पढ़ा था, फर्स्ट पेज में जो ब्लड का चैप्टर था ना, उसमें फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है ल्यूकोपीनिया, एरिथ्रोसाइटोपियोसिस एंड ऑल, ये सब उधर ही लिखा था, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आरबीसी कम होता है तो हम उसको एनीमिया वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी कम होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, तो इसका क्या है, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट। जो प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं, अगर प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होता है तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। कब, जब प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है WBC काउंट्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट्स। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली क्वेश्चन में। ऐसा ही होगा, जब आप पढ़ाई करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक होते जाएगा। खासकर अब जब मुझसे जुड़ेंगे ना, आपको मैं वो क्लिक को बताऊंगा ही कैसे कैसे काम करता है, अपना दिमाग कैसे काम करता है। ठीक है, WBC आर व्हाइट ब्लड एक्ट कैसे एक्ट करती है? डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर क्लॉटिंग ब्लड एंड मीडियम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग। मैंने आपको बताया ये करता है, फाइट करता है, फाइट। WBC क्या करता है, काम क्या होता है? फाइट होता है, इसका फंक्शन होता है फाइट करना। देखिए यहाँ पर कोई फाइट से रिलेटेड है क्या? जी हाँ है, बिल्कुल है। ये ऑप्शन है, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, फाइट कर रहा है, इन्फेक्शन को मार रहा है, दाड़ दूड़। जी ठीक है, चलो इसका ऑप्शन क्या रहा है फिर? ऑप्शन ए कंफर्म कीजिए, लॉक कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साइड में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करें। इससे क्या होगा, जब भी मैंने यहाँ वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।